हेलो प्यारे बच्चों, जल्दी से शुरू करते हैं हम लोग 10th की इकोनॉमिक्स का वन शॉट, जिससे आपको पूरा इकोनॉमिक्स जो आने वाला है हमारे पेपर में उसका रिवीजन मिले। ठीक है, टाइम कम है तो हम थोड़ा फास्ट करेंगे। आप इसके सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखिए, आंसर्स को टिक करिए और अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो हम बात करते हैं सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू दी सेंसस 2011 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट लिटरेसी। जो हमें आंसर पता है, इसका आंसर क्या है? केरला इसका आंसर है। ठीक है, तो लीस्ट, अगर लीस्ट पूछता है तो बिहार लीस्ट हो जाएगा, है ना। एंड जो केरला है वो टॉप पे। हरियाणा का भी नाम इसमें लिख सकते हैं हम, बिहार, एंड द हरियाणा हैज़ द लोएस्ट वन, और जो हाईएस्ट है दैट इज़ ऑफ केरला। इकोनॉमिक डेवलपमेंट हेल्प्स टू इंक्रीज, किस चीज़ में हेल्प करता है? दैट इज पर कैपिटा इनकम में। ठीक है, इट हेल्प्स इन इंक्रीजिंग पूछ रहा है तो इंक्रीज किसको करता है? रूरल इनकम को भी मतलब करता है, लेकिन रूरल इनकम एक जनरल नहीं है, मतलब वो सिर्फ इंडिया के अंदर ज़्यादा देखने को मिलेगी आपको, जबकि पर कैपिटा इनकम जो है वो इन जनरल है, वो सभी जगह देखने को मिलेगी। विच ऑफ द गिवन कंट्री इज़ अ डेवलपिंग कंट्री? तो कौन सी कंट्री इनमें से डेवलपिंग है? ब्राज़ील इनमें से डेवलपिंग है। तो दैट इज़ समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट कि ब्राज़ील को हम क्या मानते हैं? डेवलपिंग कंट्री मानते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, लर्न करना है हमें। फिर क्या है? व्हाट इज़ द पर कैपिटा इनकम? तो पर कैपिटा इनकम क्या कहलाता है? एवरेज इनकम कहलाता है। पर कैपिटा इनकम क्या है बेटा? एवरेज इनकम है। फॉर्मूला भी पूछा जाता है, नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन, जो है वो आपको पर कैपिटा इनकम देता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स इज मटीरियल? इनमें से क्या चीज़ मटीरियल है? तो इनकम जो है वो एक मटीरियलिस्टिक थिंग है। ठीक है, तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स वुड नॉट अप्लाई on the enterprise under organized sector? which of the following acts would not apply? तो कौन सा अप्लाई नहीं होगा इनमें से? ऑल गुड्स एंड पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी। ठीक है, पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी है, मिनिमम वेजेस एक्ट है, फैक्ट्रीज एक्ट है, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये नहीं अप्लाई होगा फैक्ट्रीज पे, क्योंकि ये पैप्स है, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, 100 डेज का वेजेस इसमें दिया जाता है। वैसे तो बोर्ड पूछेगा नहीं, लेकिन अभी मनरेगा का नाम चेंज किया गया है, तो एक बार आप उसको भी देख सकते हैं। ठीक है, फिर है हमारे पास जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ, तो जीडीपी इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ, ऑप्शन ए ही इसका सही आंसर है, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, जीडीपी इज़ द टोटल ऑफ ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। विच सेक्टर इज नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर? तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, विच सेक्टर इज नोन एज द इंडस्ट्रियल सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग क्या बोलते हैं? इंडस्ट्रियल सेक्टर बोलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्राइवेट इंटरप्राइज? इसमें से कौन सा प्राइवेट इंटरप्राइज है? तो विप्रो जो है वो एक प्राइवेट इंटरप्राइज है, अजीम जी प्रेम जी इसके ओनर हैं, तो विप्रो क्या है? एक प्राइवेट इंटरप्राइज है बच्चों। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेचुरल प्रोडक्ट बीइंग चेंज इनटू अदर फॉर्म्स इज नोन एज? किस सेक्टर में हम नेचुरल प्रोडक्ट्स को अदर्स में चेंज कर देते हैं? तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज सेकेंडरी सेक्टर में कर देते हैं हम लोग उसको। किस में कर देते हैं बच्चों? सेकेंडरी सेक्टर में। तो दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, नेचुरल प्रोडक्ट्स बीइंग चेंज इनटू अदर फॉर्म इज नोन एज सेकेंडरी प्रोडक्ट्स, जो हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बोलेंगे। व्हाट इज द पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ क्रेडिट? क्रेडिट का पॉजिटिव इम्पैक्ट क्या होता है कि कंटिन्यूएशन ऑफ द बिजनेस में ये हेल्प करता है। अगर हमारे पास हमें क्रेडिट मिल रहा है तो हम अपने बिजनेस को क्या रख सकते हैं? कंटिन्यू रख सकते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, फिर है हमारे पास व्हाट इज द रीज़न फॉर पॉपुलैरिटी ऑफ बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स? तो क्या रीज़न है बैंक्स एंड कॉपरेटिव्स के? तो बैंक्स प्रोवाइड लोन्स एट वेरी लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट कंपैरेटिवली। अगर हम कहीं और से लेते हैं तो उसके कंपैरिजन में बैंक्स का जो इंटरेस्ट होता है वो कंपैरेटिवली बहुत कम होता है। What is a check? Very important question it is. ठीक है, तो a paper instructing a bank to specify bank to pay a specific amount to a specific person, तो इसलिए चेक हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज डेब्ट ट्रैप? ठीक है, डेब्ट ट्रैप क्या है? तो अ सिचुएशन फ्रॉम विच द रिकवरी इज नॉट पॉसिबल, है ना। देर आर सो मेनी पीपल इन द रूरल एरियाज एंड ऑल, है ना। स्टोरीज दी हुई हैं हमारी बुक के अंदर, जिसमें स्वप्ना वगैरह की स्टोरी है, जिसमें क्या हो जाता है? वो डेब्ट ट्रैप में फंस जाते हैं और उनके लिए उस डेब्ट ट्रैप से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको अपनी पर्सनल असेट वगैरह को फिर बेचना पड़ता है। ठीक है, इट्स ऑल अबाउट टेकिंग लोन फॉर पेइंग दी अनदर लोन।
विच ऑफ दीज इज नॉट इंक्लूडेड इन दी इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर? इनफॉर्मल क्रेडिट सेक्टर में क्या नहीं आएगा? कोऑपरेटिव्स बैंक नहीं आएंगे, ठीक है। जब हम अपने रीडर्स से लेते हैं, विलेज मनी लेंडर से लेते हैं या ट्रेडर्स से लेते हैं तो वो सारे इनफॉर्मल सोर्सेज ऑफ क्रेडिट होते हैं, जबकि अगर हम कोऑपरेटिव बैंक से या प्रॉपर बैंक से लोन ले रहे हैं तो वो एक कैसा सोर्स है, वो एक फॉर्मल सोर्स है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ग्लोबलाइजेशन ऑफ द फाइनेंशियल सर्विसेज इज बीइंग प्रमोटेड बाय, किसके थ्रू है? IMF के थ्रू, दैट इज इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज है ना, कि पूरे वर्ल्ड में फाइनेंशियल सर्विसेज मिले, वो IMF देखता है। इन द पास्ट 2-3 decades, MNCs, that is multinational corporations, have been looking for locations around the world that are dash for their production। तो क्या है? कॉस्ट इफेक्टिव, ठीक है। चाइना को इस समय बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बताया जाता था। इंडिया हैज़ ट्राइड देयर लेवल बेस्ट टू बिकम दैट सेम फॉर द वर्ल्ड, कि भाई अगर आपको हमारे यहाँ बनाने में बेनिफिट होगा, चीज़ें सस्ती मिलेंगी, तो लोग, बड़ी बड़ी कंपनीज आपके यहाँ आके चीज़ें को क्या करेंगी? बनाएंगी। तो उसको हम बोलेंगे कॉस्ट इफेक्टिव एरियाज। देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन? इनमें से क्या सिग्निफिकेंट आस्पेक्ट है ग्लोबलाइजेशन का? तो एक्सेस टू न्यू मार्केट्स, के भाई जो है ना, ग्लोबलाइजेशन हमें क्या हेल्प करता है? ग्लोबलाइजेशन हमें मार्केट को एक्सेस कराता है, ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज़ में जाके हम अपना ट्रेड कर पाते हैं। वाई डिड द इंडियन गवर्नमेंट लिबरलाइज द ट्रेड रेगुलेशंस इन 1991? तो गवर्नमेंट ने क्यों करा? द गवर्नमेंट वांटेड द इंडियन प्रोड्यूसर्स टू compete इन द वर्ल्ड मार्केट, है ना। ये हमारा मेन एम था कि भाई हम ज़्यादा से ज़्यादा बड़े मार्केट में क्या कर सकें? compete कर सकें, मार्केट एक्सपेंड हो सके, लोगों को और ज़्यादा ऑप्शंस मिल सकें। तो इसलिए 1991 में LPG पॉलिसीज को लाया गया। मनमोहन सिंह वॉज द फाइनेंस मिनिस्टर एंड नरसिम्हा राव वॉज द प्राइम मिनिस्टर एट दैट टाइम। बेटा तो ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, ठीक है, तो ये याद रखना है। नेक्स्ट इज इन विच ईयर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टार्टेड टू रिमूव द बैरियर्स ऑन द फॉरेन ट्रेड एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट? अभी अभी हमने पढ़ा 1991, इसको हम LPG पॉलिसी भी बोलते हैं। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। क्या बोलते हैं हम? LPG पॉलिसी बोलते हैं हम इसको। फिर रिमूविंग द अननेसेसरी ट्रेड restrictions and making the economy more competitive is known as, क्या बोलते हैं उसको? लिबरलाइजेशन बोलते हैं बेटा। कि जब हम क्या कर रहे हैं? बैरियर्स को रिमूव कर रहे हैं और उसको लिबरलाइजेशन बोल रहे हैं। जब हम प्राइवेट प्लेयर्स को अलाउ कर रहे हैं टू ट्रेड तो वो प्राइवेटाइजेशन हो गया, एंड व्हेन वी आर अलाउड टू मूव टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड एंड डू द ट्रेड तो वो ग्लोबलाइजेशन हो जाता है। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ TRIPS? तो क्या हो जाता है ये? ऑप्शन सी, दैट इज ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। फिर आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चंस। बहुत ध्यान से हम उनको पढ़ेंगे और समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन इज 23 इज द टोटल इनकम इज नॉट सच अ यूजफुल मेजर फॉर द कंपैरिजन बिटवीन कंट्रीज। यस, क्योंकि हमें भाई पता नहीं चल पाता कि भाई आपकी पॉपुलेशन कितनी है, आपके यहाँ पर कैपिटा इनकम कितनी है। तो अगर हम एग्जैक्ट टोटल इनकम ले लेंगे तो वो बहुत अच्छा हमारे लिए एक इंस्ट्रूमेंट नहीं रहेगा। कंट्रीज हैव डिफरेंट पॉपुलेशंस, कंपेयरिंग टोटल इनकम विल नॉट टेल अस व्हाट एन एवरेज पर्सन इज लाइकली टू अर्न। तो दोनों चीज़ें सही हैं एंड वो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है कि क्यों टोटल इनकम एक अच्छा मेजर नहीं है, फैक्टर नहीं है। फिर हम बात करते हैं कंट्री दैट वाज एक्सट्रीमली रिच in natural resource has mainly relied on oil extraction for revenue generation for several centuries. However, the scientists predict that the country may become poor in the future if the other means of generating income have not devised. बिल्कुल सही बात है कि आज आप दुबई देख लीजिए या कोई भी अदर अरब कंट्री देख लीजिए तो वो सोनली ऑयल पे डिपेंड नहीं है, क्योंकि अगर सोनली आप सिर्फ ऑयल पे डिपेंड होंगे तो कभी ना कभी वो ख़त्म अगर हो गया तो फिर आपके लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो जाएगा. ऑयल इज़ अ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स एंड इज़ लाइकली टू गेट एग्जॉस्टेड इफ़ नॉट यूज जुडिशली. बिल्कुल ठीक बात है. तो ये भी ऑप्शन ए हो गया कि भाई जो कंट्रीज़ हैं जिनके यहाँ और जिनमें ऑयल मिलता है उनको अपने यहाँ टाइम पे दूसरे अदर सोर्सेज ऑफ इनकम भी जनरेट करने चाहिए. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25. केरला अ लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट. बिल्कुल ठीक बात है. केरला में क्या है? लो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है. केरला लैक्स द प्रोविजन ऑफ बेसिक हेल्थ. नहीं, लैक्स नहीं करता, वहाँ पे बहुत अच्छी बेसिक हेल्थ एंड फैसिलिटीज़ हैं. तो इसका आंसर सी हो गया. देन 26 इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज एसेंशियल फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्रीज. बिल्कुल ठीक बात है कि भाई हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें ताकि फ्यूचर जनरेशन को भी रिसोर्सेज मिल सकें, एनवायरमेंट को हम प्रोटेक्ट कर सकें. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंश्योर्स दैट एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स आर अडॉप्टेड फॉर कैरिंग आउट द प्रोडक्शन प्रोसेस. बिल्कुल ठीक बात है. तो इसका क्या हो गया? ऑप्शन
ए इसका आंसर हो जाएगा कि भाई सस्टेनेबल डेवलपमेंट करें, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट करने से क्या होगा, आपको वो मेजर्स अडॉप्ट करने पड़ेंगे जिससे प्रोडक्शन अच्छा हो। नेक्स्ट इज 27, डिफरेंट पर्सन्स हैव डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट। बिल्कुल ठीक बात है, डिफरेंट लोगों के डिफरेंट नोशंस ऑफ डेवलपमेंट होते हैं, सबका अपना अपना एम होता है डेवलपमेंट का। ईच पर्सन सीक्स सिमिलर थिंग्स, नो, बिल्कुल गलत है। ऑल पर्सन्स सीक थिंग्स दैट आर लीस्ट इंपॉर्टेंट फॉर देम, नो, ऐसा नहीं है। तो क्या हो गया इसका, सी ऑप्शन हो गया। ठीक है, हर कोई अलग अलग चीज़ों को सीख करने की कोशिश करता है और सबके अपने अपने एम होते हैं, तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। 28 क्या कह रहा है, द पब्लिक सेक्टर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल सही बात है भाई, लार्जेस्ट एम्प्लॉयर होते हैं, मास प्रोडक्शन करते हैं। द पब्लिक सेक्टर हेल्प्स इन क्रिएटिंग एंड एक्सपेंडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एज द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड्स एंड ऑल। बिल्कुल ठीक बात है, तो क्या हो गया, ए इसका आंसर हो गया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा स्पीड हम ज़्यादा रख रहे हैं ताकि हम जल्दी से जल्दी पूरे 75 क्वेश्चंस को रिवाइज कर पाएँ और आपको एक क्विक रिविजन मिल जाए। और थोड़ी देर में मैं हिस्ट्री का भी अपलोड करने की कोशिश करूँगा एज एंड व्हेन द टाइम आई विल गेट, तो आप इसको बहुत अच्छे से देख लीजिए बेटा। नेक्स्ट इज नेचर इज प्राइम इनपुट। ठीक है, प्राइम इनपुट ऑफ द एक्टिविटीज़ ऑफ द प्राइमरी सेक्टर। बिल्कुल सही बात है, प्राइमरी एक्टिविटीज़ का मतलब ही यही है कि हम सारा का सारा जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से ले रहे हैं, नेचर से ले रहे हैं। गुड्स आर प्रोड्यूस बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है, तो ये हो गया हमारा ए। जीडीपी शोज हाउ बिग अ कंट्री इज। बिल्कुल ठीक बात है ना, कि जीडीपी से हमें क्या पता चलता है कि भाई कंट्री की इकोनॉमी कितनी है, कंट्री है ना, कंट्री कितना वेल अर्न कर रही है। जीडीपी इज द वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ अ कंट्री। बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका भी आंसर ए हो गया। कोई भी जीडीपी अगर ज़्यादा है तो ये क्लियर है कि कंट्री बड़ी होगी, कंट्री के अंदर ज़्यादा अर्निंग होती होगी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टर्शरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड अ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। नहीं, टर्शरी सेक्टर को मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर नहीं बोलते, सेकेंडरी सेक्टर को हम लोग मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बोलते हैं, और टर्शरी सेक्टर को हम लोग सर्विस सेक्टर बोलते हैं। तो ए तो डेफिनेटली गलत हो गया इसका। सिंस टर्शरी सेक्टर एक्टिविटीज़ जनरेट सर्विसेज दैन रादर दैन गुड्स। बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन ए सही नहीं है हमारा, तो डी आंसर हो गया। फार्मर्स वर्क ऑन देयर ओन लैंड, हायर लेबर्स एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। बिल्कुल ठीक बात है, फार्मर्स जो होते हैं वर्क ऑन देयर ओन, एंड जो हायर लेबर्स होते हैं एज एंड व्हेन दे रिक्वायर। बिल्कुल ठीक बात है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द विम्स ऑफ द एम्प्लॉयर, कि भाई ठीक है बिल्कुल एम्प्लॉयर चाहता है तो वो एम्प्लॉय करेगा, नहीं चाहता तो वो नहीं करेगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दैन इन इंडिया नो इंडिविजुअल कैन रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट द पेमेंट मेड इन रुपी। बिल्कुल ठीक बात है, अगर कोई ऐसा करता है तो वो लॉ को अबाइड नहीं कर रहा है, इंडियन लॉ को। रुपी इज़ द लीगल टेंडर इन इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है, तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वन नॉट रिफ्यूज़ अ पेमेंट मेड इन रुपीज़ इन इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है। इट इज़ ऑथराइज बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल पहले जैसा ही क्वेश्चन था ये, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, समझ में आने चाहिए आपको। नेक्स्ट, पीपल डिपॉजिट सरप्लस मनी विद बैंक्स। ठीक ही है, लोग सरप्लस मनी जमा करते हैं बैंक में। देयर मनी इज सेफ एंड इट अर्न्स इंटरेस्ट टू। बिल्कुल ठीक बात है कि भाई लोग अपनी सरप्लस मनी जमा करते हैं, क्यों करते हैं, क्योंकि उनकी मनी सेफ भी रहती है और साथ में उनको इंटरेस्ट मिलता है। The modern currency is used as a medium of exchange, however it does not have यूज़ ऑफ इट्स ओन। बिल्कुल ठीक बात है, जब डीमोनेटाइजेशन हुआ था तब हमने ये सब देखा ही था कि जैसे ही गवर्नमेंट अपनी बैकिंग ख़त्म कर देती है तो फिर उसके बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। मॉडर्न करेंसी इज़ ईजी टू कैरी, ये भी ठीक बात है, बट वो उसकी खुद की क्यों वैल्यू क्यों नहीं है, ये बात इसका करेक्ट एक्सप्रेशन नहीं है। तो बी इसका आंसर हो गया कि भाई दोनों स्टेटमेंट ठीक है, लेकिन वो उसकी खुद की वैल्यू क्यों नहीं है उस बात का एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा है, इसलिए उसका आंसर हो गया बी। ठीक है, देन कम्स द क्वेश्चन नंबर 37। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइजेज द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन। बिल्कुल ठीक बात है। द आरबीआई सीक्स दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर्स। ये भी बिल्कुल ठीक बात है। तो 37 का क्या हो गया बेटा, द आरबीआई सीक्स दैट द बैंक्स गिव लोन्स नॉट जस्ट टू प्रॉफिट मेकिंग बिजनेसेस एंड ट्रेडर्स बट ऑल्सो टू दी स्मॉल कल्टिवेटर्स, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। नहीं, बेसिकली आरबीआई का ये काम नहीं है। आरबीआई बेसिकली इस काम के लिए आरबीआई ने किसको रखा हुआ है, इस काम के लिए आरबीआई ने रीजनल रूरल बैंक्स बनाए हैं। तो ये काम रूरल बैंकिंग का है, ये आरबीआई का काम नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसका आंसर हो जाएगा सी। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, आरबीआई का ये काम नहीं है, आरबीआई ने इसके लिए रीजनल रूरल बैंक्स बनाए हुए
हैं जो ये काम देखते हैं। देन कम्स द 38 द टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स नोन एज द ट्रेड बैरियर्स। यस, टैक्स है ना, बिल्कुल ठीक बात है। टैक्स ऑन इम्पोर्ट्स क्या कहलाता है? टैक्स बैरियर कहलाता है। इट डिक्रीजेज द प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड कमोडिटीज। नहीं, टैक्स लगने से प्राइस क्या होंगे? प्राइस बढ़ जाएंगे। ठीक है, जो अमेरिका कर रहा है इस समय, अमेरिका बहुत ज़्यादा टैक्सेस लगा रहा है जो भी गुड्स उनके यहाँ इम्पोर्ट किए जा रहे हैं उनके ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39। इन द गिवन पिक्चर द पीपल आर डेमोन्स्ट्रेटिंग अगेंस्ट विच प्रोजेक्ट। तो ऑफकोर्स कौन से प्रोजेक्ट के खिलाफ सबसे ज़्यादा प्रोटेस्ट इंडिया में हुआ है? तो सरदार सरोवर डैम, याद रखना है आपको, सरदार सरोवर डैम या फिर नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसको है ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज लुक एट द गिवन पिक्चर केयरफुली एंड इन्फर द इनकम ऑफ द बैंक। तो इनकम ऑफ द बैंक जो है वो क्या है बेटा? द डिफरेंस इन द अमाउंट ऑफ द इंटरेस्ट। ठीक है, जो कि उनके डिपॉजिट और लोन के बीच में जो डिफरेंस होता है उसको बैंक की इनकम बोली जाती है। ठीक है, फिर क्या है हमारे पास? मैच द फॉलोइंग है। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है? पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट जो है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट किससे रिलेटेड है उसको अभी हम रोक देते हैं। हेल्थ इंडेक्स किससे रिलेटेड है? हेल्थ इंडेक्स हमें क्या बताएगा? हेल्थ इंडेक्स हमें बताएगा ना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन को भी देख लेते हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये हमें मैच करने हैं अच्छे से, तो उनको हम मैच करने की कोशिश करते हैं बच्चों। देखो जो अपना पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वो किसी भी कंट्री का क्या बताएगा? किसी भी कंट्री का थोड़ा सा आंसर की मुझे गड़बड़ लग रही है इसमें, इस वाले क्वेश्चन में, तो इसलिए मैं खुद मैच करने की कोशिश करता हूँ। देखो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट को हम लोग किससे कंसर्न मानेंगे? हम लोग कंसर्न मानेंगे डेवलपमेंट से। ठीक है, हेल्थ इंडेक्स हमें क्या बताएगा? हेल्थ इंडेक्स हमें ह्यूमन डेवलपमेंट बताएगा। एजुकेशन जो है किसी भी कंट्री का वो किससे रिलेटेड होगा? एजुकेशन को हम लोग कोरिलेट कर देंगे मनी से, और इंफ्रास्ट्रक्चर पर कैपिटा इनकम को इंडिकेट कर सकता है, तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। वैसे जो आंसर की कह रही है मैं आपको वो भी बताने की कोशिश करता हूँ। आंसर की के अकॉर्डिंग ये कह रहा है कि जो पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट है वो मनी से रिलेटेड है, और हेल्थ जो इंडेक्स है वो पर कैपिटा इनकम से रिलेटेड है, एंड जो एजुकेशन है वो ह्यूमन डेवलपमेंट से, और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड है, तो ये भी हम आंसर ले सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डेवलपमेंट गोल्स की बात करते हैं। डेवलपमेंट गोल्स किससे रिलेटेड है? डेवलपमेंट गोल्स रिलेटेड है कॉन्फ्लिक्टिंग गोल से। सबके अलग अलग गोल्स होते हैं। रिच कंट्रीज़ जो हैं वो क्या कहलाती हैं? वो डेवलप्ड कंट्रीज़ बन जाती हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ की है? केरला की है। एंड हाईएस्ट इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कहाँ की है? बिहार की है। तो इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ए का 4th, बी का 2nd, सी का 3rd एंड डी का 1st। नेक्स्ट इज बच्चों पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? दैट इज एवरेज इनकम। पर कैपिटा इनकम क्या है? एवरेज इनकम है। लिटरेसी रेट क्या है? लिटरेसी रेट को हम किससे मैच करते हैं? लिटरेसी रेट इज लिटरेट पॉपुलेशन बताती है। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट क्या है? द नंबर ऑफ इन्फेंट्स डाइड, है ना, दैट्स, एंड द नेट अटेंडेंस रेशियो इज द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ऑफ द एज ग्रुप 14 to 15 अटेंडिंग द स्कूल्स। ठीक है, तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट इज इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम क्या कहलाता है? पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो, है ना, पर कैपिटा इनकम डज नॉट शो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम। रिच कंट्रीज़ क्या कहलाती हैं? रिच कंट्रीज़ में हमें क्या देखने को मिलता है? रिच कंट्रीज़ में हमें पर कैपिटा इनकम जनरली बहुत हाई देखने को मिलती है। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हम डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं फूड ग्रेन्स का, और ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट ग्रॉस नेशनल डेवलपमेंट को इंडिकेट करती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट इज रिच अगेन। रिच कंट्री, रिच कंट्री क्या है? कौन सी है? यूएसए है। लो मिडिल इनकम कंट्री कौन सी है इसमें? लो मिडिल इनकम कंट्री हमारी इंडिया है, लो मिडिल इनकम कंट्री। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट क्या बताता है? ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट हमारा बताता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूट्रिशन स्टेटस एंड बॉडी मास इंडेक्स लाइफ एक्सपेक्टेंसी को बताता है कि भाई कितनी लाइफ हमारी होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 46 को देखने की कोशिश करते हैं। थोड़ा क्विकली हम चल रहे हैं ताकि आप अच्छे से चीज़ों को रिवाइज कर सकें जल्दी जल्दी। ठीक है, पीपल आर apparently वर्किंग
बट ऑल ऑफ देम आर मेड टू वर्क लेस देन देयर पोटेंशियल, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट. द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ गिवन टाइम इज कॉल्ड एज व्हाट बेटा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जीडीपी जिसको हम बोलते हैं. यूज्ड फॉर प्रोड्यूसिंग द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज इंटरमीडिएट गुड्स. And the situation when the person does not have a job and is clearly visible as unemployed, open unemployment हम इसको बोल देते हैं. नेक्स्ट इज टर्शरी सेक्टर. टर्शरी सेक्टर क्या कहलाता है, सर्विस सेक्टर कहलाता है. प्राइमरी सेक्टर क्या कहलाता है, एग्रीकल्चरल सेक्टर कहलाता है. सेकेंडरी सेक्टर क्या है, मैन्युफैक्चरिंग और स्मॉल एंड स्कैटर्ड इंडस्ट्रीज यूनिट अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आ जाता है. ठीक है, फिर है हमारे पास इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर क्या है. इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर में हम लोग क्या ले लेते हैं, इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम लोग क्या ले लेते हैं बच्चों, जल्दी बताओ. इंपॉर्टेंस ऑफ सेकेंडरी सेक्टर के अंदर हम लोग ले लेते हैं प्रमोट्स द डेवलपमेंट promotes the development of the primary and tertiary sector. Steps to create the employment in the rural areas क्या हो जाता है, सेकंड वाला ही हो जाता है इसका, इंकरेज द फार्मर्स. ठीक है, द रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द पब्लिक सेक्टर क्या हो जाता है, पब्लिक सेक्टर का रोल क्या हो जाता है, प्रोवाइडिंग हेल्थ एंड दिस. ठीक है, एंड नरेगा हो जाता है ग्राम पंचायत का. तो इस तरीके से आप मैच करिएगा. टाइम हमारे पास ज़्यादा है नहीं, इसलिए मैं आपको क्विकली इसको रिवाइज करा रहा हूँ. आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इनको पढ़ सकते हैं, अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं. आगे क्या कह रहा है बेटा, वो इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द स्टेट और इट्स एजेंसीज क्या कहलाती हैं, पब्लिक सेक्टर कहलाती हैं. स्मॉल एंड स्कैटर्ड इंडस्ट्रीज विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, वो क्या कहलाती हैं, वो प्राइवेट सेक्टर कहलाती हैं. दोज इंडस्ट्रीज वेयर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर हो जाएंगे. इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल्स और द फर्म, सॉरी ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया शायद. इंडस्ट्रीज दैट आर ओन्ड बाय स्टेट, पब्लिक सेक्टर हो गया बेटा. स्मॉल एंड स्कैटर्ड इंडस्ट्रीज विच आर लार्जली आउटसाइड द कंट्रोल ऑफ द गवर्नमेंट, अनऑर्गेनाइज सेक्टर. दोज इंडस्ट्रीज वेयर द टर्म्स ऑफ द एम्प्लॉयमेंट आर रेगुलर, ऑर्गेनाइज सेक्टर. एंड इंडस्ट्रीज ओन्ड बाय द इंडिविजुअल फर्म, वो क्या हो गया, वो प्राइवेट सेक्टर हो गया. तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो उसको हमें इस तरीके से लर्न करना है, समझने की कोशिश करनी है. फिर है हमारे पास 50th क्वेश्चन. The steel vendors had load workers, garment makers, rack pickers, ये सब किस में आ जाते हैं, ये सब आ जाते हैं हमारे अनऑर्गेनाइज सेक्टर में. ये सब किस में आएंगे बेटा, these all will come in the unorganized sector. फैक्ट्रीज, मिनिमम वेजेस एक्ट वगैरह ये सब हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए हैं. इंडियन रेलवे, पोस्ट ऑफिस, बीएसएनएल ये पब्लिक सेक्टर है. एंड ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, ट्रेड ये सब टर्शरी सेक्टर में आ जाएगा. ठीक है, तो बहुत क्विकली आप इन चीज़ों को कर सकते हैं, समझ सकते हैं. नेक्स्ट क्या कह रहा है, फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रुप्स दैट आर फॉर्म्ड एट द विलेज लेवल. तो क्या कहलाते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट ग्रुप्स को सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बोलते हैं. सुपरवाइजिंग द फंक्शनिंग ऑफ द फॉर्मल सोर्सेज ऑफ लोन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का काम है. डिपॉजिट्स इन द बैंक विद, है ना, वो क्या कहलाता है, डिमांड डिपॉजिट. और एन एग्रीमेंट जो है वो क्रेडिट कहलाता है. ठीक है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है बच्चों, अच्छे से करिए इनको. देखिए थोड़ा क्विकली हम कर रहे हैं ताकि हम इसको पूरा कर सकें और हिस्ट्री भी रिवाइज कर सकें. आप अच्छे से अच्छे व्यूज़ देने की कोशिश करिए, कमेंट करिए अच्छे. द डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज एंड फ्रॉम द बोरोवर्स एंड व्हाट इज़ पेड, वो क्या कहलाता है, वो मेन सोर्स ऑफ इनकम कहलाता है. बैंक्स का वो मेन सोर्स ऑफ इनकम है. मेटेलिक कॉइन्स और गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, वो क्या कहलाता है, वो फॉर्म्स हैं मनी के इन द एंशियंट टाइम. ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ग्रेन्स एंड कैटल्स हैं वो सोर्स, और मेटेलिक कॉइन्स हैं यस मिडिल पीरियड के. टू प्रोवाइड इजी लोन एट अ लो इंटरेस्ट, वो हो जाता है द बेसिक आइडिया ऑफ द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का काम है वो. ठीक है, तो ये आपको समझ के चलना है अच्छे से. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कर लेंगे बच्चों, एक बार दोबारा देख लेते हैं. डिफरेंस बिटवीन द इंटरेस्ट चार्ज, वो क्या है, वो डी ऑप्शन है. डी, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. मेटेलिक कॉइन्स एंड ऑल, वो हमारा सी ऑप्शन है. ग्राम्स एंड ऑल, बी एंड ये हो गया हमारा ए, लास्ट वाला. ठीक है, फिर आ जाइए नेक्स्ट 53 पे. 53 क्या कह रहा है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. 53 पे आ जाइए. 53 क्या कह रहा है बच्चों, द रीज़न बिहाइंड पीपल मूव फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर कंट्री, क्या हो जाता है, बेटर जॉब्स. लोग क्यों जाते हैं, ताकि उनको बेटर जॉब्स एंड बेटर एजुकेशन मिल सके. टैक्स ऑन इम्पोर्ट क्या कहलाता है, ट्रेड बैरियर कहलाता है. ऑर्गेनाइज सेक्टर क्या हो जाता है, वेयर ना फिक्स, जहाँ पे सब कुछ फिक्स्ड होता है. अनऑर्गेनाइज में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं होती. ठीक है बच्चों, आगे बढ़ जाइए. आगे क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन नंबर 54. द फैक्टर्स दैट
व्हाट स्पीडेड अप द ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस, किस चीज़ ने स्पीड अप किया है, दैट इज लिबरलाइजेशन प्रोसेस ने, ठीक है। इंडियाज़ डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी प्रायर टू 1991 कैसा था, क्लोज्ड इकोनॉमी था हमारा, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ जो हैं वो क्या कर रही हैं, वो यूज़ कर रही हैं कॉन्ट्रैक्ट को, और ये थर्ड हो गया हमारा। BMI is calculated by dividing dash by the height in meters। तो किसको हम डिवाइड करते हैं, वेट को, वेट इज डिवाइडेड, ठीक है। तो वेट को डिवाइड करते हैं हम लोग, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। फ्रॉम फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज देयर डैश इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज देयर इनकम, ठीक है। उनकी इनकम हम लेते हैं, कंट्रीज़ को कंपेयर करने के लिए हम क्या लेते हैं, उनकी इनकम को हम लेते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अरेंज द फॉलोइंग इन द लॉजिकल सीक्वेंस, इनको लॉजिकल सीक्वेंस में हमें अरेंज करना है। तो कैसे ये अरेंज होंगे, सबसे पहले सेकंड आएगा, न्यूज़ मैगजीन पब्लिश इन द लंदन रीडर्स टू बी डिज़ाइन इन द दिल्ली। फिर आ जाएगा इसमें फोर्थ स्टेटमेंट, द टेक्स्ट ऑफ द मैगजीन इज सेंड थ्रू द इंटरनेट। फिर थर्ड वन आ जाएगा, द डिज़ाइनर्स इन द दिल्ली, और फिर फर्स्ट वन डिज़ाइन, ठीक है। तो ये सी ऑप्शन है इसका आंसर। इवैल्यूएट द प्रमोशन ऑफ द प्रोडक्शन विद द शेयर ऑफ एम्प्लॉयमेंट बाय ऑफ द प्राइमरी सेक्टर बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग ऑप्शन। तो जब आप इसको देखेंगे तो इसमें केवल आपको फोर्थ स्टेटमेंट जो है वही एप्रोप्रिएट लगेगा, दैट इज दिस वन, इट एम्प्लॉयज मोर देन हाफ ऑफ द वर्कर्स। तो दिस इज इसका आंसर डी है, दैट इज ओनली फोर्थ इज करेक्ट। Then evaluate the impact of selling electricity at the cost of generation by identifying the appropriate statement। तो जब आप इनको पढ़ेंगे तो इसमें आपको ए, दैट इज फर्स्ट एंड सेकंड आर अप्रोप्रिएट मिलेंगे, मैनी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, और ये वाला। तो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। फिर है हमारे पास सी, MNCs हैव बीन looking for the locations around the world that would cheap for their production, evaluate the cost effective methods। तो इसमें आपको आंसर सी मिलेगा, दैट इज़ फर्स्ट सेकंड थर्ड, तीनों ही आपको इसमें अप्रोप्रिएट मिलेंगे, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। फिर है हमारे पास सी वाला 61, इवैल्यूएट क्या कह रहा है वो, इवैल्यूएट द वेज MNCs play the major role in organization globalization by identifying appropriate statement। तो इसमें हमें क्या मिलेगा, दैट इज ओनली फोर्थ, दे सेट अप द प्रोडक्शन मोर देन इन वन कंट्री, ठीक है। दिस इज ऑप्शन डी इसका आंसर हो जाएगा, ये वाला, ठीक है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 62, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 62 क्या कह रहा है, इवैल्यूएट द इम्पैक्ट ऑफ द पॉलिसी चेंज, ठीक है। आपको क्या इवैल्यूएट करना है, पॉलिसी चेंज का, ठीक है, दैट टुक प्लेस इन 1991 बाय आइडेंटिफाइंग द एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट। तो सारे ही स्टेटमेंट इसमें आपको ठीक मिलेंगे, तो ऑल द स्टेटमेंट्स आर एप्रोप्रिएट। तो ये सभी आपको पढ़ने हैं अच्छे से। गिव वन वर्ड फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन, क्या है वन वर्ड इसमें, इट इज़ डिफाइंड एज द इंटीग्रेशन बिटवीन द कंट्रीज। तो क्या चीज़ होगी, इंटीग्रेशन, ग्लोबलाइजेशन। फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन, ये बहुत आता है बेटा ऑड वन आउट का। तो इसमें ऑड वन आउट में डी ऑप्शन, दैट इज सेकंड ऑप्शन, सेकंड जो है वो ऑड वन आउट है, दैट इज प्रॉफिट ड्रिवन, हाई रेट एंड इंडिविजुअल ओनर्स जो है ऑप्शन सेकंड, ये ऑड वन आउट है, ठीक है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल थ्री आर रिलेटेड टू पब्लिक सेक्टर, ठीक है। तो ये ऑड वन आउट हो गया। देन फाइंड अगेन ऑड वन आउट 65 में, दैट इज़ ऑप्शन सी फर्स्ट वाला, दैट इज़ फार्मर। फार्मर इसमें नहीं आएगा, टूरिस्ट, वॉशरमैन एंड टेलर आ जाएगा, फार्मर प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है। फिर अगेन 66 में ऑड वन आउट वाले क्वेश्चन, 66 ऑड वन आउट, ठीक है। तो क्या है इसमें, ऑप्शन ए, दैट इज़ फोर्थ वन, ओपनिंग कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी, ओपनिंग अ कोल्ड स्टोरेज, सेटिंग अप फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स, स्टार्टिंग honey collection centers। find the odd one out from the following options, opening the college and university। तो ये तीन जो है वो प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड है, ये पूरी तरीके से टर्शरी से रिलेटेड है, इस बेसिस पे ये ऑड वन आउट इसको कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, ठीक है, रूरल एरियाज से भी रिलेटेड है। देन 67 में फाइंड द ऑड वन आउट from the following options about the details printed on a check। तो details printed on a check में क्या नहीं होता है, that is फोर्थ वन, अमाउंट नहीं होता।
दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अमाउंट नहीं होता, अमाउंट हमको खुद भरना पड़ता है। 68 में फाइंड द ऑड वन आउट फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शंस, तो इनमें से कौन सा है, ऑप्शन डी, दैट इज ऑप्शन थर्ड। स्वप्ना मनी लेंडर नहीं थी, स्वप्ना ने बोरो किया था मनी, जिसके बाद उसको अपना सेल करना पड़ गया था प्रॉपर्टी। ठीक है, यहाँ इंपॉर्टेंट है बेटा क्वेश्चन, बिस्किट जो है वो फ्लावर शुगर एंड ऑयल से बनता है, तो शर्ट किससे बनेगी, शर्ट में क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी, तो ऑप्शन डी, यार्न, फैब्रिक एंड बटन हमें शर्ट में चाहिए रहेंगे। 70 क्या कह रहे हैं, इंडस्ट्रियल जो है वो एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज हैं। सर्विसेज जो है, सर्विसेज किससे रिलेटेड है, सर्विसेज रिलेटेड है, सर्विसेज दैट हेल्प इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, ऑप्शन बी। देन 71, अ फार्मर प्रोड्यूसेस 1 टन ऑफ व्हीट एंड सेल्स इट टू, तो इसका आंसर फाइनल गुड्स हो जाएगा, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, फाइनल गुड्स। ठीक है, पूरा पढ़ने का टाइम हमारे पास है नहीं, आप बस इसको रीड कर सकते हैं एक बार। कांता वर्क्स इन ऑफिस, शी अटेंडेड हर ऑफिस फ्रॉम 9:30 to 3, तो कौन से सेक्टर में काम कर रही है वो, ऑफकोर्स कांता साहब पता चल रहा है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर रही है। फिर इन अ बिजनेस मार्केट प्लेस, in a bustling marketplace, Sarah, a shoe manufacturer, sought to acquire the wheat for her family with the convenience of money, तो क्या है money, इससे क्या पता चल रहा है हमको, the money simplifies the process of buying and selling. Then banker Megha delightfully managed the local bank with prudent planning, she allocated all the portion of the deposits, तो क्या कर रही है बेटा 74th में, interest charged from the borrowers, उसका मेन इनकम हो जाएगा। Gaurav and Limited Company in India is an Indian company. The company wishes to import high quality television. तो उसको वो क्या है, उसके लिए इम्पोर्ट इज एक्टिंग एज अ ट्रेड बैरियर। ठीक है बच्चों, तो मैंने कोशिश करी है विद इन हाफ एन आवर आपको ऑल 75 क्वेश्चंस को देने की, आप उन क्वेश्चंस को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, स्क्रीन को पॉज करके पढ़ सकते हैं अच्छे से, तो पूरा देखिए क्विकली, अच्छा सा रिस्पांस दीजिए। अगर 2-3 घंटे में मुझे इसमें अच्छे व्यूज़ मिल जाते हैं, 200, 300, 1000 व्यूज़ मिल जाते हैं, तब मैं हिस्ट्री की भी बनाने की सोचूंगा शाम को। ठीक है, चलिए टेक केयर बेटा, पढ़िए अच्छे से, बाय बाय।